अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज कौमी असम्बली से जो मनाजिर पूरी कौम ने देखे, इसके बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि शहबाज शरीफ के ऊपर जब भी बुरा वक्त आएगा तो उनके इत्तेहादी उनका दिफा नहीं करेंगे। जब डाइस पर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की तो उनके इर्द गिर्द उनके दिफा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है शहबाज शरीफ की हुकूमत की, वो उनके दिफा के लिए आगे नहीं बढ़े और नून लीग ने अपने हिसार में लेकर शहबाज शरीफ की उस तकरीर को मुकम्मल करवाया जिसमें विजन कम और रोना ज्यादा था और एक घिसा पिटा बयानिया उन्होंने कौम के सामने रखा। व्यूअर्स, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मफामत की बात हो रही है, वहीं पर यह सवाल भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आप पीटीआई से मफामत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इत्तेहादियों से किस तरह मफामत करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला शहबाज हुकूमत के लिए इस वक्त हमें नजर आ रहा है। जब जब ऐवान में शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे तो उनके दिफा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लोर पर मौजूद नहीं होगी, बल्कि उन्हें हालात और ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उनके रहमो करम पर और तनकीद पर जो उन पर की जाएगी उस पर इन्हें अकेले तन्हा जो है वो छोड़ दिया जाएगा। व्यूअर्स, अगर शहबाज शरीफ साहब मफामत चाहते हैं, ये एक रिएक्शन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ उस वक्त तक मफामत नहीं करेगी जब तक इंतखाबी धांधली और फॉर्म 47 के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील करने के इल्जामात का मसला हल नहीं किया जाता। शेर अफजल मरवत साहब आज टेलीविजन पर नमूदार हुए और उन्होंने ये मफामत का जवाब जो है फॉर्म 47 और इंतखाबी धांधली के जो नताइज हैं इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से जो है वो कर दिया है। अच्छा, अब फॉर्म 47 के तनाज़े की अदालती इंक्वायरी करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ये एक डिमांड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अब सामने आई है। अब सवाल भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने क्या पूरे के पूरे पत्ते जो हैं वो मेज पर रख दिए हैं। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत के सामने 1 पॉइंट डिमांड जो है वो रख रही है। इंतखाबी धांधली और फॉर्म 47 में तब्दील शुदा नताइज की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इस मुतालबे को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मफामत की एक बुनियादी शर्त भी बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन ले ली है और वो ऐवान में अब इस पोजीशन के तहत जो है वो तनकीद करती हुई जो है शहबाज हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जो है वो नजर आएगी। व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम सवाल ये है और जो खबरें इस वक्त हुकूमती कैंप से आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जमात के खिलाफ जो हैं वो परेशान हैं और अपनी ही जमात में जिस तरह का उनके साथ सलूक जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। और ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी जमातों में इलेक्शन हार गए हैं और वो भी इस पूरे मुद्दे की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब ये आवाज़ें अंदर और बाहर दोनों तरफ से आएंगी तो शहबाज हुकूमत के लिए किस किस मुश्किल का जो सामना है उनको करना पड़ेगा। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाके मफामत की जो पेशकश जो है जो उन्होंने की है, एक तरह से ये एक मुस्तरद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधली के मामले को एक हद तक हल किए बगैर जो है वो आगे जाने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इस हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार का ताना दे रही है। मफामत बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि मुज़ाहमत होगी और मुखालफत चलेगी और भरपूर तरीके से इसे ऐवान के अंदर और बाहर जो है वो चलाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मफामत की बात तो की है, लेकिन ये उनकी बात सिर्फ बात ही रह जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है अपने एक प्लान के मुताबिक शहबाज हुकूमत के खिलाफ आपको दोनों तरफ जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आएगा। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब कि इंतखाबी धांधली की जुडिशल इंक्वायरी क्या होगी, देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर जुडिशल इंक्वायरी होगी तो फिर तो सब जो चोर थे, डाकू थे, वो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जुडिशल इंक्वायरी अगर हुई तो फिर नून लीग के लिए अपनी नशिस्तें बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत इस मुतालबे को हर मुमकिन तौर पर दबाएगी। कोशिश यही होगी कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाकर इसके नोटिफिकेशन के जरिए ही काम जो है वो चलाया जाए। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केपी में क्या होने जा रहा है। आपको बता दें कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का निशाना बनाया गया
और अगर आप वहां के नताइज को जरा गौर से देखें तो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें उनसे छीनी गई। ये कैसे हो सकता है कि पेशावर की 5 में जो नशिस्तें थी उनमें से 4 जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत जाएं और सूबाई असम्बली के आते ही नशिस्तें जो है वो हार जाएं। शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात जो है वो टेलीविजन पर बैठकर कही, और अब इसकी क्या इंक्वायरी होगी, यकीनन इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन जहां से 2/3 अक्सर से आप ऊपर से जीत रहे हैं, लेकिन जो पीपी का हलका है, आपका कौमी असम्बली का जो हलका है, वहां से आपको हरा दिया जाता है, तो इसके ऊपर यकीनन एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना भी आप करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है और इतना ज़्यादा वोट में स्विंग कैसे आया। यकीनन जिन्होंने वोट डालने वाले जो हाथ थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, बल्कि जिन्होंने वोट गिने इन हलकों के अंदर वो ज़्यादा अहम साबित हुए और उन्होंने अपना जो रंग है और अपनी जो वारदात है वो गिनते वक्त जो है ये डाली है। व्यूअर्स, केपी की जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सर से कामयाब हुई, वहां पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है तो ये अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि अमीर मकाम और नूर आलम खान को जितवाया गया और इस तरह से सूबाई नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं। अब मामला 2013 वाली सूरत हाल की जानिब क्या बढ़ रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि 2013 में इमरान खान ने कौमी असम्बली के 4 हलके खोलने का मुतालबा किया और पंजाब में 35 पंक्चर्स का नारा लगाया, जिसके बाद वो एक बड़ा धरना अल्लामा ताहिरुल कादरी के साथ इस्लामाबाद लेकर आए और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन तैनात किया गया जिसने धांधली इल्जामात की तहकीकात जो है वो करवाई थी। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधली और जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रही है और इस इशू पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करने के साथ साथ ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश भी इस वक्त जारी है। और देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज क्या फिर किसी ग्रैंड धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो जुडिशल इंक्वायरीज होती है ना व्यूअर्स, ये हुकूमत वक्त की दरख्वास्त के ऊपर करवाई जाती है और इसके साथ साथ अगर चीफ जस्टिस साहब खुद ये समझें कोई दरख्वास्त लेकर चला जाए तो ऐन मुमकिन है कि ये हो जाए। लेकिन क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे और क्या हुकूमत वक्त जो धांधली और फॉर्म 47 की पैदावार है उनके कहने के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी? तो जवाब है जी, कभी भी नहीं होगा। ये नोटिफिकेशंस के ऊपर हुकूमत चलेगी और इसी तरह इन्हें वक्त जो है इन्होंने अपना पूरा करना है जब तक किसी की ज़रूरत और किसी का सब्र जो है वो हद से बढ़ नहीं जाता। यानी पीपल्स पार्टी एक हद तक जो है सब्र करेगी जब तक उनके मामलात सही तरह चलते रहेंगे। जहां पर तनकीद की ज़रूरत होगी वो तनकीद करेंगे। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं समझेगी कि अब इस इत्तेहाद के साथ यानी पॉलिटिकल नुकसान उन्हें हो रहा है और फ़ायदे की अब बात नहीं रही, ये घाटे का सौदा है, वो फौरी तौर पर इस इत्तेहाद से अलग हो जाएगी। और ये ज़्यादा दिनों की बात अब हमें नहीं लग रही, क्योंकि आज मनाजिर जो हमने कौमी असम्बली में से देखे वहाँ से पैगाम ये पाकिस्तान की आवाम को जो है वो मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से सिर्फ एक कदम दूरी पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया है। उन्होंने ये बताया कि बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए जबकि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक रऊफ हसन ने यह ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदर के ओहदे के लिए अली अमीन गंडापुर, जबकि पंजाब में यास्मीन राशिद और सिंध में हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सदर जो है वो मुंतखब हुए। उनका यह भी कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे के लिए उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर के हक में दस्तबरदार हुए, जबकि बलूचिस्तान के अलावा बाकी सदूर बिला मुकाबला मुंतखब जो है वो हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन के मुताबिक बलूचिस्तान से 3 उम्मीदवारों के पैनल सामने आए, जहां मुनीर बलोच जो हैं उनके मुकाबले में दाऊद शाह का पैनल जो है वो कामयाब हुआ और बलूचिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस वक्त नौजवान हाथों में आ गई। ये भी उन्होंने अपने इस बयान में कहा और व्यूअर्स रऊफ हसन ने नौजवान क़यादत को मुबारकबाद दी
और मुस्तकबिल में मुस्बत सियासी किरदार के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएगी। और इससे पहले ये नज़ीर जो है मौजूद भी है, अगर कोई किसी पार्टी में जम होना चाहे तो इसकी आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत जो है इसकी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सवाल ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कितना अहम है। मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि बल्ले का निशान दोबारा हासिल करने की राह हमवार हो चुकी है और कौमी और सूबाई असम्बलियों की छोड़ी गई नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर लड़ सकती है। इस इंतखाब को अगर इलेक्शन कमीशन इस इंट्रा पार्टी इंतखाब को दुरुस्त करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी सर्टिफिकेट जारी कर दे। सबसे अहम यह है कि पीटीआई कि वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर जमात शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी में अपनी शनाख्त जो है पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी शनाख्त है वो वापस दोबारा मिल जाएगी। क्योंकि बल्ले का निशान का ये मामला था, लेकिन अब सिर्फ एक कदम दूरी पर ये निशान जो है वो रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस बार नताइज को तस्लीम करेगा? क्योंकि वही पैनल जो है जिसके बारे में इससे पहले फैसला आया वही पैनल दोबारा जीता है, तो देखना ही होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला सुनाता है, वक्त पर सुनाता है, या फिर इसे डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर उस वक्त सुनाया जाएगा जब मकासद जो है वो हासिल कर लिए जाएं और ज़िमनी इंतखाब का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी तारीख दी जाएगी या नहीं दी जाती, या फिर इस पर भी इंतज़ार करवाया जाएगा। जिस मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात थे आपने वक्त पर नहीं करवाए और कई दिन गुजर गए, जिसके ऊपर काकड़ साहब ये कहते हैं कि जनाब ये हमारी कारकर्दगी है और ये हमारा एजाज़ है कि हमने 200 दिन हुकूमत की। उस मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाबात वक्त पर करवाने वाला जो सवाल है, यकीनन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अपना सकता है, यानी हुकूमत चल रही है तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि वो इलेक्शन करवा कर जो है ये बल्ले का निशान जो एक रास्ता, ऑब्वियसली अगर ये बल्ले का निशान वापस नहीं किया जाता इलेक्शन से पहले, ज़िमनी इंतखाब से पहले, तो फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जा सकता है। तो इसीलिए ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा बल्ले का निशान जो है वापस करना। व्यूअर्स, अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? इंट्रा पार्टी इलेक्शन इससे पहले उन्हें लड़ने का बहुत शौक था, उन्होंने इंतखाब तो लड़ना था अपने उन तमाम लोगों के कहने के ऊपर जो हमेशा से उन्हें कंट्रोल करते रहे, लेकिन इस दफ़ा क्या उन्हें इंतखाब लड़ने के हवाले से क्या हदायत नहीं आई जो उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ा? अब वो किस तरह, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था जी कि हम इसको चैलेंज करेंगे, अब वो जब जाकर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करते हैं और कोई दरख्वास्त देते हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त को किस हद तक एंटरटेन करता है। क्योंकि व्यूअर्स, मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो तमाम सियासी जमातें जिनकी ये मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ये माल गनीमत जो है वो यकसर हम सब में तकसीम कर दिया जाए। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को उस वक्त तक नहीं लगाया गया जब तक मज़ीद दरख्वास्तें जो हैं उन्हें यकजा करके इकट्ठा करके उन्होंने उस पर नोटिस जारी नहीं किए। तो आपको इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो आपको नज़र आ रहा है कि किस किस्म की प्लानिंग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल ये है कि फजलुर रहमान जो तनकीद कर रहे थे ये तनकीद किस पर कर रहे थे और उनके निशाने पर कौन था? फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जिन्हें पता था कि मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा, उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों की बोली लगी, ये फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं। अब फजलुर रहमान साहब का जो निशाना है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। इलेक्शन में वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह और किसी को दूसरी जगह एडजस्ट किया गया। इलेक्शन पर जमीयत का मौक़िफ़ वजाहत से सामने आया, हमने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है। वक्त के साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 2018 में धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मौलाना का जो दूसरा निशाना है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है।
पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, अवामी नुमाइंदे नहीं, इस पार्लियामेंट में कुछ लोग खुद को हुक्मरान कहलाएंगे। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे, लेकिन दिलों पर नहीं। दिलों का तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जेल में इस वक्त बैठा हुआ है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। जब तक पार्लियामेंट की असल हालत में जमहूरियत जो है वो बहाल नहीं होती और फैसले कुछ लोग करेंगे और कुछ लोगों को जमहूरियत के बरक्स जो है पार्लियामेंट में पहुंचाया जाएगा, वहाँ पर तरक्की नहीं होती, वहाँ पर फसाद होता है, वहाँ पर लड़ाई होती है, वहाँ पर ताने। और अगर आप जो आज सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में सियासतदानों की तरफ से जो सेट किया गया ना, वो क्या था कि शहबाज शरीफ की हम हुकूमत नहीं मानेंगे, जो नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो धांधली की पैदावार है। अपोजिशन तनकीद करती रहेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत जिसे काम से पहले जो है जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए थी वो नहीं करवाएगा। और फिर ये हुकूमत कितना अरसे तक चलेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दा लगाकर हालात का जायजा लेगी, काबीना में नहीं है। यानी जो हीट बर्दाश्त करनी है फैसलों की, वहाँ पर वो मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वो उस वक्त पोजीशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अगर इसका नाम है तो ऐसी जमहूरियत से बेहतर ये होगा कि हम ये फैसला कर लें पहले कि पाकिस्तान को हमने कौन सा निज़ाम देना है, चंद अफराद ने चलाना है या फिर पाकिस्तान की आवाम ने चलाना है। आज फजल रहमान की बातें जो है ना वो हमें इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि आज इनके ऊपर खुद बीती है। अगर इनके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो यकीनन ये आज इमरान खान को लीडर ना मानते। ये इमरान खान जिसका मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने दिया, ये ना फजल रहमान साहब कह रहे होते कि इमरान खान जीता है उसे ये मैंडेट मिलना चाहिए। ये फजल रहमान साहब के अल्फाज हैं। फिर फजल रहमान साहब मौजूदा पार्लियामेंट से बददिल क्यों हो गए हैं? अभी तक ग्रैंड अलायंस की फिजा जो है फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि मौजूद नहीं है और फजल रहमान को ग्रैंड अलायंस फिलहाल बनता नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि अभी तक बातचीत बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर है। चूंकि वहां पर उनसे ये सवाल जरूर हुआ था कि आप क्या ग्रैंड अलायंस करने जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई सूरत हाल में नजर नहीं आ रही, सफ बंदी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इब्तदाई राब्ते कर रही है और सबसे बढ़कर ये कि चंद रोज बाद रमज़ान पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली एक मुकद्दस महीना और मुमकिन तौर पर ग्रैंड अलायंस ईद उल फित्र के बाद कोई हतमी शक्ल जो है इख्तियार कर जाएगा। मौलाना ने ये नहीं कहा कि ग्रैंड अलायंस नहीं बन सकता, बल्कि उनका जोर फिलहाल इस बात पर है कि अलायंस में एक अहम तरीन मरहला मुख्तलिफ जमातों के रोल को तय करना होगा। लीड कौन करेगा, एहतजाज की शक्ल क्या होगी, आवाम को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। तीसरी और अहम तरीन बात, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं जैसा कि उनकी साइफर, नैब और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जो है वो इस्लामाबाद में आज हाईकोर्ट में होने जा रही है और तवक्को यही है कि उनकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी क्योंकि मेरिट पर रिलीफ देने में खान साहब जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। इस सूरत में इमरान खान का ग्रैंड अलायंस में किरदार और भी अहम हो जाएगा। गालिबन फजल रहमान समेत दीगर अपोजिशन कायदीन को भी इस बात का अंदाज़ा है और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों को सामने रखकर, इमरान खान के मुकदमात को सामने रखकर इस तहरीक को किस तरह चलाना है, इस बात का फैसला करना होगा। व्यूअर्स, ये तमाम बातें जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हुकूमत और हुकूमत को प्यार करने वाले भी देख रहे होंगे। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ ने जो ये ऐलान किया ना कि हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये किस हद तक बात आगे बढ़ेगी और किस तरह इमरान खान को जो है वो जेल से बाहर आने के बावजूद जो है वो नज़रबंद किया जाए, क्या तदबीर लड़ाई जाए, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन याद रखिएगा कि आज आप जिस तरह चीज़ों को रोक रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा तूफान बनेगा और इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के निज़ाम को अदा करना पड़ेगी। आज इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों की ये हैसियत रह गई है मासूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जिसके साथ आवाम खड़ी है कि आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकते और आपको सहारों की तलाश जो है वो हर वक्त रहती है और ये सहारे आपको लेकर डूब जाएंगे। इस बात का एहसास जो है वो तमाम लोग जो इस वक्त नहीं मान रहे ना, कुछ बरसों के बाद और अगली पार्लियामेंट से पहले पहले ये खुद कहेंगे कि यार ये हमसे गलती हुई और हमें
वो कुछ किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज जमहूरियत को नुकसान हुआ। क्योंकि इस जमहूरियत को जब नुकसान होगा तो आपकी अपनी पहचान भी जो है ख़त्म हो जाएगी और ये आपका अपना नुकसान होगा। और व्यूअर्स, आपको ये खबर दे दें कि महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पर मुबैना छापा और मुहाफ़िज़ की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है, जबकि दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने इसकी तरदीद कर दी है। अचकज़ई साहब ने 2 रोज़ पहले असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर एक तकरीर की और ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इस तकरीर का बाकायदा तौर पर जवाब जो है वो दिया गया है। जो खबर जी सामने आई इसके मुताबिक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पार्टी सरबराह महमूद खान अचकज़ई के कोयटा में मौजूद रिहाइशगाह पर छापा मारा गया और महमूद खान अचकज़ई के एक मुहाफ़िज़ को गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में खिताब की सज़ा दी गई और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला की जानिब से भी महमूद खान अचकज़ई के घर पर मुबैना छापे की मज़म्मत की गई है। और इसके साथ साथ साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की खबर में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया ने मालिक की शिकायत पर जो चीज़ सामने आई, महमूद खान अचकज़ई के घर के सामने मौजूद उनके प्लॉट पर से कब्ज़ा वागुजार करवाने के लिए कार्रवाई की थी। देखिए जी, खबर इसी तरह निकलती है, कभी कोई प्लॉट होता है, कभी फ़ोन होता है, कभी सोर्स होता है और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं जब आपने किसी को दबाना हो। अचकज़ई साहब का जो घर जिसके हवाले से ये बात की जा रही है, अब जब आप उमर अयूब की तकरीर को बंद करेंगे और फिर इसके साथ साथ मुल्क के अंदर पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर आप ये तसव्वुर करेंगे जी मफाहमत हम करने के लिए तैयार हैं, तो व्यूअर्स बात ऐसे नहीं आगे बढ़ेगी। बात और हालात जो हैं वो मुझे तो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, आपने जो कुछ करना था उनके साथ आपने करके देख लिया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, फजल रहमान साहब की जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। अपोजिशन अगर ग्रैंड अलायंस करती है तो फिर देखना ये होगा कि इनके पास इस ग्रैंड अलायंस का अगर ये जवाब है ना कि सबको पकड़ कर अंदर कर दो और ये आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, तो व्यूअर्स हालात जो हैं इनके काबू से बाहर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब मुल्क को आगे ले जाने की बात जो है वो तो फिर बहुत दूर का मामला हो जाएगा। ये अपनी हुकूमत के दिन भी अगर पूरे कर पाए ना तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो हमने और पाकिस्तान की आवाम ने पार्लियामेंट के आज जो मनाजिर जो हैं पाकिस्तान के अंदर देखे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये खबर ये भी दे दूँ, क्योंकि व्यूअर्स जहाँ पर ये जो मफाहमत की बात की जा रही है ना, वहाँ पर उमर अयूब साहब के तकरीर के हवाले से खबर सामने आई है और ख़बर के मुताबिक जो उमर अयूब साहब जब तकरीर कर रहे थे ना, तो एक रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब के बिल्कुल पीछे इमरान खान की तस्वीर पकड़कर जो है वहाँ पर खड़े थे। तो आमतौर पे खान साहब की तस्वीर हो और वो पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पर चल जाए तो यकीनन वहाँ पर जो डायरेक्टर न्यूज़ होगा या फिर पीटीवी जो उस वक्त शिफ्ट होल्ड कर रहा था बंदा, उसकी नौकरी का मसला था और फिर सख्त स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे, तो उन्होंने उस तकरीर को फौरी तौर पर जो है उसका ब्लैकआउट किया। अच्छा जी, फिर होता क्या है जी कि उनकी तकरीर के दौरान बताया गया कि उस सहाफ़ियों की तरफ से कि एक एहलकार ना परेशान हालत में गैलरी में दाखिल होता है और वो कुछ तलाश कर रहा था। सहाफ़ियों ने उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसने कुछ बताया नहीं है। फिर दोबारा ये पूछा तो आगे से उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो टीवी पर चल नहीं रही, लेकिन एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल जो है वो इस तकरीर को दिखा रहा है। हो ये रहा था कि जो रिपोर्टर थे उस टेलीविज़न चैनल के, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से जो है उसे लाइव कर दिया और फिर टेलीविज़न चैनल ने उमर अयूब की तकरीर को जो है वो लाइव दिखा दिया। अब मसला यहाँ पर ये था, क्योंकि पीटीवी दिखा नहीं रहा और तकरीर चली जाए लाइव, तो उसके बाद एहलकारों की जो है वो दौड़ने लगी और फिर अगर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो ना अगर इसमें मुदाखलत करते तो शायद उमर अयूब की तकरीर को ना दिखाया जाता। जब आप इस किस्म के काम करेंगे और फिर आप मफाहमत की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मफाहमत जो है इस मुल्क के अंदर हो सकेगी। व्यूअर्स, आखिर में ना मैं आपको एक खबर ये दे दूं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं क्योंकि हार गए हैं और जवेद लतीफ़ साहब भी हार गए। अब वो क्या बात कर रहे हैं, आपने ना इनकी इस गुफ्तगू के ज़रिए आने वाले कल को देखना है कि वो कल कैसा होगा। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सियत मिल जाती
और नवाज शरीफ ज़्यादा बनते तो मुल्क 2 साल में मसाइल की दलदल से निकल जाता। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। यानी शहबाज के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को और मुल्क को जो है वो मसाइल से निकाल सके। तो फिर अगर नहीं है, अगर आप इसका बाकायदा एक कन्फेशन जारी कर रहे हैं, तो फिर भाई हुकूमत क्यों ली है? मज़े लेने के लिए? इक़्तिदार के मज़े आप लूटेंगे और क्या करेंगे? आपको ऐसी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। आप कह देते कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास मैंडेट मौजूद नहीं है, और अगर मैंडेट होता तो हम ज़रूर इस हुकूमत को चलाते और हम अब ये ब्लैकमेलिंग वाली हुकूमत को किस तरह संभाला देंगे। व्यूअर्स, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल फैसले करने होंगे। नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी। फिर वो इसके अलावा क्या कहते हैं कि मुश्किल फैसले हुए तो इत्तेहादी नाराज होंगे, पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है वो भी नाराज होगी, और पीपल्स पार्टी के वो लोग जो बिलावल के करीब हैं हुकूमत पर तनकीद करेंगे, और फजल रहमान और अपोजिशन का भी एक भरपूर प्रेशर जो है वो होगा। ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। अब नून लीग ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। राना सनाउल्लाह को शायद अपने हारने के बाद वो शायद अपनी सोचने समझने की सलाहियत भी हार चुके हैं, और वो क्या कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अवाम के फैसले से मैं मुतफिक नहीं हूँ, और ये सूरत हाल मुल्क को मजीद दलदल में धकेल सकती है। ये पाकिस्तान की अवाम का फैसला है भाई। अगर शऊर की बात की जाए, जो जिस बुनियाद के ऊपर आपने उनको टॉन्ट किया, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर आपने उंगली उठाई, तो फिर जमहूरियत में तो लोगों को गिना जाता है। और अगर आप ना हारते तो शायद आज आपकी जो गुफ्तगू है वो डिफरेंट नोयत की होती, लेकिन क्योंकि आप हार गए, आपने पूरी की पूरी पाकिस्तान की अवाम को ही बुरा भला कह दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ ने केपी की अवाम को कहा कि जनाब ये बीमारी तो वहाँ से आई और इनके पास जो है, यानी ये भोले लोग हैं और जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। यानी जो जुबान नवाज शरीफ की थी वही राना सनाउल्लाह ने जो है वो इस्तेमाल की है, और पाकिस्तान की अवाम को जो है वो एक तरह से बेवकूफ़ कहा कि इनके पास सोचने और समझने की सलाहियत जो वो नहीं है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।